हर घर में सुबह सुबह सबको जल्दी होती है। किसी को ऑफिस जाना है तो किसी को टाइम पर नाश्ता चाहिए। कुछ ऐसा ही सीन आराध्या के ससुराल में भी होता है। और इसी जल्दी के चक्कर में आराध्या को कई सारे काम एक साथ करने की आदत होती है। आराध्या, मेरी शर्ट प्रेस हो गई क्या? हाँ, बस कर रही हूँ। अभिषेक को सुबह 8 बजे ऑफिस के लिए निकलना होता है, इसलिए आराध्या उसकी शर्ट प्रेस करने लगती है। इधर मालती पूजा कर रही होती है। तभी किचन से कुछ जलने की बदबू आ रही है। आराध्या बहू, किचन में क्या जल रहा है? तभी आराध्या को कुछ याद आता है और वो दौड़कर किचन में जाती है। वो देखती है कि टोस्टर में टोस्ट जल रहा होता है। पीछे पीछे मालती भी किचन में आती है। ये क्या बहू, जब तूने टोस्टर में टोस्ट डाला था तो उसे छोड़कर कपड़े प्रेस करने क्यों चली गई? अब जल गया ना टोस्ट। तू एक बार में एक काम क्यों नहीं करती? एक साथ सारे काम करने लगती है, तभी तो तेरे काम खराब होते हैं। मम्मी जी, इससे आगे वो कुछ बोल पाती तभी अभिषेक उसे आवाज लगाता है। अरे आराध्या, मेरी शर्ट कहाँ है भाई? मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। अभी ला रही हूँ। आराध्या भागकर कमरे में जाती है जहां वो शर्ट प्रेस कर रही थी। शर्ट लेकर वो अभिषेक को देती है। ये क्या है? आपकी शर्ट है। तो इसमें अभी तक प्रेस क्यों नहीं किया? कर तो दिया, आप ध्यान से देखो, मैंने इनमें प्रेस किया है। ये तो अभी भी वैसी ही लग रही है जैसे धुली हुई आई हो। प्रेस तो इसमें हुआ ही नहीं। तुमसे कोई काम ठीक से नहीं होता। लाओ, मैं खुद ही प्रेस कर लूंगा। ऐसा बोलकर अभिषेक जब अपनी शर्ट प्रेस करने जाता है तो देखता है कि प्रेस वाले टेबल पर मालती की एक साड़ी रखी हुई है। वो आराध्या से पूछता है, तुम शर्ट के ऊपर साड़ी रखकर प्रेस कर रही थी क्या? हाँ, मम्मी जी की साड़ी भी प्रेस करनी थी। तो तुम ये दोनों कपड़े अलग अलग भी तो प्रेस कर सकती थी। तुम इन दोनों को साथ में प्रेस कर रही थी, तभी तो मेरी शर्ट ठीक से प्रेस नहीं हुई। मैं क्या करती, मम्मी जी ने आज सुबह ये साड़ी देकर प्रेस करने को कहा था। उन्हें यही साड़ी पहनकर शर्मा आंटी के घर पूजा में जाना है। चलो छोड़ो, मैं दूसरी शर्ट पहनकर चला जाता हूँ। तुमसे तो कोई काम करना ही बेकार है। मेरा नाश्ता लगा दो। ठीक है। आराध्या किचन में जाकर दोबारा से टोस्ट गर्म करती है और अभिषेक के लिए नाश्ता लगाती है। तभी राजेंद्र भी नाश्ते की टेबल पर आ जाता है। ऐसा नहीं है कि राजेंद्र को भी नाश्ते में टोस्ट ही चाहिए। अगर चाहिए होती तो आराध्या का काम आसान हो जाता। वो नाश्ते में दूध, कॉर्नफ्लेक्स, उपमा या पोहा लिया करता। राजेंद्र को नाश्ते की टेबल पर देखकर आराध्या उससे कहती है, पापा जी, मैं आपका नाश्ता अभी लगा देती हूँ। आराध्या ने ससुर के लिए उपमा बनाया होता है। वो उनके लिए उपमा लेकर आती है। आराध्या बहू, जरा मेरे कमरे से मेरी शुगर वाली दवाई ले आ। अभी लाती हूँ पापा जी। कमरे की तरफ जा ही रही हो तो हमारे कमरे से मेरा रुमाल और मेरे मोजे लेती आना। ठीक है, अभी लाई। सबका सामान लाकर आराध्या सबको देती है, जिसके बाद दोनों बाप बेटे अपना अपना नाश्ता करके चले जाते हैं। लेकिन कोई अपनी प्लेट नहीं उठाता है। आराध्या नाश्ते की टेबल पर से जूठे प्लेट उठाकर किचन की ओर जाने लगती है। तभी मालती वहां आ जाती है। आराध्या बहू, तू अभी तक तैयार नहीं हुई? मम्मी जी, मुझे तो घर के काम से फुर्सत ही नहीं मिल रही है, मैं कैसे तैयार होती। मिसेस शर्मा ने खास तौर पर तुझे लेकर आने के लिए कहा था। सारे मोहल्ले की औरतें वहां अपनी अपनी बहुओं को लेकर आएंगी और तू है कि अभी तक चलने के लिए तैयार नहीं है। अरे, घर का काम आज थोड़ी जल्दी निपटा लेती, लेकिन तुझसे जल्दी कुछ होता ही नहीं है। मम्मी जी, आप चली जाइए, मैं बाद में आ जाऊंगी। बाद में तो तू क्या ही आएगी, मैं जानती हूँ। ऐसा कहकर मालती मिसेस शर्मा के घर चली जाती है। घर का सारा काम खत्म करने के बाद आराध्या सोचती है कि वो पूजा में चली जाएगी। घर का सारा काम खत्म हो गया, अब शर्मा आंटी के घर चली जाती हूँ, मम्मी जी भी खुश हो जाएंगी। लेकिन तभी उसकी नजर घड़ी की ओर जाती है। ओह, दिन के 11 बज गए हैं। शुभम की स्कूल की छुट्टी हो गई होगी। अगर उसे टाइम पर लाने नहीं गई तो वो रोने लगेगा। आराध्या पूजा में ना जाकर अपने 4 साल के बेटे शुभम को लाने के लिए जाने लगती है। राजेंद्र सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ रहे होते हैं। पापा जी, मैं शुभम को लाने स्कूल जा रही हूँ। ठीक है बहू, जा, लेकिन जल्दी आना। तेरी मम्मी आती होंगी। तुझे पता है ना, आज उसने सुबह से कुछ खाया नहीं है। जी पापा जी, मैं जल्दी आ जाऊंगी। हाँ हाँ, भाग के जा और भाग के आ। आराध्या तेज कदमों से चलती हुई शुभम के स्कूल पहुंचती है और उसे लेकर घर आती है। तब तक मालती घर पहुंच चुकी थी। आखिर तू पूजा में नहीं आई? वहाँ सारी महिलाएं तेरे बारे में पूछ रही थी कि आराध्या क्यों नहीं आई। मम्मी जी, वो अब बहाने मत बना, मुझे नाश्ता दे दे। आराध्या, जो कि शुभम को अभी अभी स्कूल से लेकर घर पहुंची होती है, उसे ये समझ नहीं आता है कि वो पहले उसके कपड़े बदले या मालती को नाश्ता दे। इस स्थिति में वो अपने बेटे के साथ कॉम्प्रोमाइज करती है। शुभम बेटे, आप कमरे में जाकर आराम करो, मैं अभी आती हूँ। ठीक है मम्मी।
शुभम कमरे में जाकर बेड पर लेट जाता है और उसकी आंख लग जाती है। इधर आराध्या मालती को नाश्ता कराती है। उसे नाश्ता कराने के बाद जब वो कमरे में जाती है तो देखती है कि शुभम तो गहरी नींद में सो रहा है। वो उसे जगाती है तो शुभम रोने लगता है। ये क्या आराध्या बहू, तूने चूल्हे पर दाल चावल और दूध सब एक साथ रख दिया है और दूध निकलकर बाहर आ गया। तू सारे काम एक साथ क्यों करती है? इससे काम खराब होते हैं। अब दूध निकालकर फर्श पर फैल गया है। आराध्या किचन में आती है और फर्श पर बिखरे दूध को साफ करती है। बता, अभी तक तेरा खाना भी नहीं बना। तूने दूध बर्बाद कर दिया और शुभम का खाना पूरा नहीं हुआ। तू एक एक करके काम किया कर, ऐसे काम खराब नहीं होंगे। लेकिन आराध्या के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो एक एक करके काम करे। वो अपने बेटे को किचन में बिठाकर खाना खिलाने लगती है। साथ साथ उसकी नजर चूल्हे पर रखे दाल चावल पर होती है। सारे काम हो जाने के बाद अंत में वो सब्जी बनाती है। दोपहर के 2 बज गए हैं, आज बहू ने खाना नहीं बनाया क्या? पता नहीं सुबह से क्या करती रहती है, एक काम टाइम पर नहीं होता इससे। ऐसा नहीं है कि आराध्या की एक साथ कई सारे काम करने की पुरानी आदत है। दरअसल जब से वो शादी करके ससुराल आई थी, मालती ने ससुराल की पूरी जिम्मेदारी उसके कंधों पर डाल दी थी। चाहे वो घर का काम हो या बाहर का, आराध्या के काम में कोई भी मदद नहीं करता था। सारे काम आराध्या को अकेले ही करने पड़ते थे और वो भी समय पर, जिस कारण वो एक साथ कई सारे काम का बोझ अपने सिर ले लेती है। शुरुआती दिनों में उसके साथ क्या हुआ होता है, ये जानने के लिए हम आपको बीते कुछ दिनों में लेकर चलते हैं। एक शाम आराध्या बाहर जा रही होती है। उससे पहले वो कुछ हरी सब्जियां लेकर मालती के पास आती है। मम्मी जी, आज रात के खाने में भिंडी की सब्जी बनाऊंगी, आप भिंडी काट दो, तब तक मैं बाजार से जरा सामान ले आऊं। आराध्या बहू, तू बाजार जा रही है? हाँ मम्मी जी, घर का कुछ सामान लाना है और सब्जियां भी खत्म हो गई हैं। हरी सब्जी में बस भिंडी बची है, कल के लिए कुछ नहीं है। अभी तो शाम के 6 बजे हैं, तू बाजार से सामान लेकर कितनी देर में आ जाएगी? 1 घंटा तो लग जाएगा। हाँ, तो शाम के 7 बजे भी आकर तू भिंडी काटेगी, तब भी रात का खाना समय पर बन जाएगा। ये भिंडी तू बाजार से आकर काट लेना। मैं और तेरे पापा पार्क में जा रहे हैं। ठीक है मम्मी जी, भिंडी मैं काट लेती हूँ। आप लोग पार्क में जा रही हैं तो सामान आप लोग ही ले आना। आराध्या बहू, हम पार्क में टहलने जा रहे हैं, वहाँ हमारे दोस्त भी आएंगे, हमें उनसे बातें करनी है। पता नहीं वहाँ हमें कितनी देर लग जाए, तू सामान खुद ही ले आना। ठीक है। अब आराध्या को बाहर से सामान भी लाना पड़ता है और फिर घर आकर रात का खाना भी बनाना पड़ता है। उस पर भी घर में सबको रात का खाना ठीक 8 बजे टेबल पर चाहिए। अरे आराध्या, अभी तक रोटी नहीं बनी क्या? बस बन गई है, ला रही हूँ। सारे लोगों की रोटियां एक साथ जल्दी जल्दी बनाने के लिए आराध्या तवे पर 4 रोटियां एक साथ रख देती है, जिस कारण रोटियां ठीक से सिक नहीं पाती। ये क्या आराध्या? क्या हुआ? रोटी कच्ची रह गई है, तुम्हें रोटियां सेकनी नहीं आती है क्या? ये 4 रोटियां एक साथ सेकेगी तो रोटी कच्ची रह जाएगी ना। न जाने इसे किसने कह दिया है कि 4 रोटियां एक साथ तवे पर सेके। अरे बहू, तो रोटियां अलग अलग भी तो सेक सकती है। अब घर वालों को कौन बताए कि एक रोटी के लिए उनसे 2 मिनट का इंतजार नहीं होता। एक रोटी खत्म होने से पहले प्लेट में उन्हें दूसरी रोटी चाहिए होती है, वो भी गर्म गर्म। अब ऐसे में आराध्या करे तो क्या करे? कई सारे काम एक साथ करने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं था। इसी तरह से दिन गुजरते हैं और लगभग 1 साल के बाद आराध्या माँ बन जाती है। वो शुभम को जन्म देती है। बेटे के जन्म के बाद भी घर में उसका कोई हेल्पिंग हैंड नहीं होता है।
घर बाहर बच्चे को संभालने का सारा काम उसे अकेले ही करना पड़ता है। धीरे धीरे शुभम बड़ा होने लगता है और उसकी जरूरतें भी बढ़ने लगती हैं। आराध्या बहू, जा जरा मेडिकल स्टोर से अपने पापा जी की दवाइयाँ लेती आ। मम्मी जी, आप अभिषेक को फोन कर दीजिए, वो ले आएंगे। मैं शुभम को दूध पिला रही हूँ। अरे अभिषेक शाम के 6 बजे आएगा, तेरे पापा जी को दवाइयों की जरूरत अभी है। तू भाग के जा, वापस आके शुभम को दूध पिला देना। ठीक है, जाती हूँ। आप जरा शुभम के पास बैठ जाओ, नहीं तो अकेला पड़ते ही ये रोने लगता है। हाँ हाँ, मैं इसके पास ही बैठी हूँ, तू जा। आराध्या दवाई लेने बाहर चली जाती है। इधर मालती शुभम को पालने में रखकर अपने कमरे में चली जाती है। आराध्या जब दवाई लेकर आती है तो देखती है कि शुभम पालने में रो रहा है। इसी तरह से पति हो या ससुर, सभी अपना अपना काम आराध्या से करवाते हैं। आराध्या बहू, जरा मेरी छड़ी ढूंढ कर ला दे, न जाने मेरी छड़ी कहाँ छूट गई। आराध्या पूरे घर में ससुर की छड़ी ढूंढती है। तभी अभिषेक आवाज देता है, आराध्या, आराध्या। आराध्या, जो कि ससुर की छड़ी ढूंढते हुए बाहर लॉन में चली गई थी, वो दौड़ते हुए आती है। अरे कहाँ रहती हो तुम? मेरी पेन कहाँ रखी है? मेरी पेन नहीं मिल रही है, जल्दी ढूंढ कर दो। अब आराध्या अभिषेक की पेन ढूंढने लगती है। इधर ससुर की छड़ी और पति की पेन ढूंढने में वो ये तो भूल ही जाती है कि उसने चूल्हे पर एक साथ चाय, कॉफी और दूध तीनों चढ़ाया हुआ होता है, क्योंकि घर में किसी को चाय पीनी है, किसी को कॉफी और शुभम को तो दूध ही चाहिए। इस तरह से एक आराध्या एक तरफ और घर के सभी सदस्य एक तरफ। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे आराध्या एक साथ कई सारे काम करने के लिए मजबूर हो जाती है, मानो जैसे उसके 5 हाथ निकल आए हो। सबको उनकी हर चीज टाइम पर चाहिए थी, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि आराध्या ये सब कैसे मैनेज कर रही है। लेकिन कहते हैं ना कि हर समस्या का कोई ना कोई समाधान जरूर होता है, और आराध्या की समस्या का समाधान करने के लिए घर में एंट्री होती है उसके देवर विवेक की। विवेक, जो कि बैंगलोर में रहकर आया था, उसने बैंगलोर में रहकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, वहीं जॉब भी करता है। लिहाजा वो कई वर्षों से घर के बाहर अकेला रहा होता है और उसे अपने सारे काम खुद करने की आदत होती है। घर में आने के बाद विवेक देखता है कि कैसे आराध्या पूरे घर का काम अकेले कर रही है। ऐसे में उसकी मदद के लिए विवेक आगे आता है। आराध्या, मेरे जूते पॉलिश नहीं है, मैं ऑफिस कैसे जाऊंगा? अभिषेक, मुझे टाइम नहीं मिल पाया, वरना मैं कर देती। अब ऑफिस में एक्सक्यूज तो नहीं दे सकता कि मेरी बीवी को टाइम नहीं मिला इसलिए उसने मेरे जूते पॉलिश नहीं किए। अब मैं ऑफिस क्या पहनकर जाऊंगा? लो, मेरे जूते पॉलिश कर दो, तब तक मैं तैयार होकर आता हूँ। विवेक देख लेता है कि आराध्या किचन में सबके लिए नाश्ता बना रही होती है और उसके लिए ये काम छोड़कर दूसरा काम करना पॉसिबल नहीं होता। तब विवेक अभिषेक से कहता है, भैया लाओ, आपके जूते मैं पॉलिश कर देता हूँ। तू मेरे जूते पॉलिश करेगा? हाँ तो क्या बात हो गई, आखिर भाभी भी तो घर का ही काम कर रही है, वो नाश्ता बना रही है। अगर वो ये काम छोड़कर आपके जूते पॉलिश करेंगी तो नाश्ते में देर हो जाएगी। ठीक है, ले तू ही कर दे। विवेक अभिषेक के जूते पॉलिश करता है, जिसके बाद वो अभिषेक के कमरे में जाता है। अरे आराध्या ने मेरे कपड़े भी प्रेस नहीं किए, इससे एक काम नहीं होता है। क्या बात हो गई है भैया, लाओ आपके कपड़े मैं प्रेस कर देता हूँ। तू करेगा? हाँ हाँ लाओ दो। विवेक अभिषेक के कपड़े भी प्रेस कर देता है। इधर आराध्या को नाश्ता बनाने के लिए काफी टाइम मिल जाता है, जिससे वो सबका नाश्ता अच्छे से बना पाती है। अरे वाह, आज क्या बात है, आज तो बहू ने बाजी मार ली। क्या हुआ मम्मी जी? आज तूने न टोस्ट चलाए, न चाय में चीनी ज्यादा डाली, न दूध बाहर निकाला और न नाश्ता भी समय पर मिल गया। पहली बार सास के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर आराध्या को अच्छा लगता है। वो समझ जाती है कि विवेक ने उसकी मदद की है, जिस वजह से वो अपना काम सही से कर पाई। इसी तरह जब वो घर के सारे काम खत्म करने के बाद शुभम को स्कूल से लाने जा रही होती है, तब आराध्या बहू, दिन का खाना बन गया क्या? नहीं मम्मी जी, मैं अभी शुभम को लाने जा रही हूँ, उसे लाने के बाद खाना बनाऊंगी। दरअसल गर्मी की वजह से शुभम की मॉर्निंग स्कूल चल रही होती है। दिन के 11 बजे उसके स्कूल की छुट्टी हो जाती है। जल्दी जा और भाग के आ, तू रोज दोपहर में खाने में लेट करती है और फिर हमें कच्चा पक्का खाना खिलाती है। तभी विवेक आराध्या के पास आता है। भाभी, आप दिन के खाने का देख लो, शुभम को स्कूल से मैं ले आता हूँ। आप? हाँ, क्यों? क्या मैं आपके बेटे को और अपने भतीजे को स्कूल से नहीं ला सकता? क्यों नहीं, लेकिन अब तक मेरे अलावा किसी ने ऐसा नहीं किया। कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूं ना, मैं करूंगा आपके सारे काम। विवेक शुभम को स्कूल से लाने जाता है। पहली बार अपनी माँ के अलावा परिवार के किसी दूसरे सदस्य को आया हुआ देखकर शुभम भी बहुत खुश होता है और चाचू चाचू बोलकर विवेक की गोद में आ जाता है। शुभम को घर लाकर विवेक उसके कपड़े चेंज करता है और उसके हाथ मुंह धुलता है। भाभी लाओ, शुभम का खाना दे दो, मैं इसे खिला देता हूँ।
नहीं विवेक, आप इसे स्कूल से ले आए, मेरी काफी हेल्प हो गई, मैं इसे खाना खिला दूंगी। अरे क्या भाभी, क्यों इतनी फॉर्मेलिटी कर रही हो आप? लाओ खाना दो, मैं अपने हाथों से इसे खिला दूंगा। आराध्या खाना निकाल कर विवेक को देती है। विवेक बड़े प्यार से शुभम को खाना खिलाता है और फिर उसे सुला देता है। इधर आराध्या का काफी समय बच जाता है, जिस कारण वो दोपहर का खाना अच्छे से बना पाती है। क्या बात है, आज तो ऐसा लग रहा है बहू ने बड़े मन से खाना बनाया है। न दाल जली न चावल कच्चे रहे, सब्जी भी अच्छी बनाई है। विवेक के आने से धीरे धीरे आराध्या का काम काफी हल्का होने लगता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद विवेक वापस बैंगलोर जाने वाला था। इससे पहले कि मैं बैंगलोर वापस चला जाऊं, मुझे घर वालों को समझाना होगा कि वो भाभी के काम में उनका हाथ बटाएं। विवेक सोचता है कि वो अपने घर वालों को समझाएगा और ऐसा करने के लिए उसे मौका मिल भी जाता है। एक दिन की बात है। आराध्या, आज मुझे ऑफिस से घर आने में देर हो जाएगी। तुम ऐसा करना, पापा को डॉक्टर के पास ले जाना। आज पापा की आंखों का चेकअप होना है। मैंने डॉक्टर के यहाँ नंबर लगा दिया है, शाम 7 बजे की अपॉइंटमेंट है। ठीक है। तभी विवेक बोलता है, भैया पापा को डॉक्टर के पास मैं लेकर चला जाऊंगा। अरे तू रहने देना, आराध्या पापा को ले जाएगी। क्यों? जब मैं पापा को डॉक्टर के पास ले जा सकता हूं तो भाभी क्यों एक्स्ट्रा काम कर दे? भाभी को रात का खाना भी बनाना होता है, शुभम की होमवर्क कराना, उसे खिलाना और सुलाना, उन्हें ये सब भी तो करने होते हैं। अब विवेक घर के सभी सदस्यों को समझाता है। भैया, पापा, मम्मी, मैं आप सबको ये समझाना चाहता हूँ कि भाभी अकेली घर और बाहर का सारा काम करती हैं, बच्चे को संभालती हैं। अरे उनके भी 2 ही हाथ हैं, 5 हाथ नहीं है। अगर हम अपने अपने काम खुद ही कर लें तो भाभी भी सारे काम अच्छी तरह से कर पाएंगी। जैसे भैया, आप शाम के 6 बजे ऑफिस से घर आते हो, अपने कपड़े खुद प्रेस कर सकते हो, अपने जूते खुद पॉलिश कर सकते हो। मम्मी, आप शुभम को संभाल सकती हो। पापा, आप जब पार्क जाते हो तो घर के लिए सब्जियां ला सकते हो। इन छोटे छोटे हेल्प से भाभी की बड़ी हेल्प हो जाएगी और भाभी जो काम करेंगी वो परफेक्ट कर पाएंगी। विवेक के समझाने पर घर के लोगों को अक्ल आ जाती है। अब सभी अपना अपना काम खुद करने लगते हैं। इसके अलावा आराध्या के काम में भी हाथ बटाने लगते हैं। मम्मी जी, आंटी ने कल कहा कि बस 1 किलो लड्डू बनाने हैं, इसलिए मैं चली गई, लेकिन वहां तो उन्होंने पूरा बाजार लगा दिया था। पूरे 7 किलो लड्डू का सामान लेकर आई हैं वो। कल फिर से जाना पड़ेगा मुझे। अच्छा खाना बनाने का हुनर तो आपके लिए मुसीबत ही बनता जा रहा है भाभी। सही कह रही हो तुम। अब तो मैं सीधे मना ही कर दिया करूंगी, वरना तो वो लोग अलग हो जाते हैं और पूरा काम मुझे ही अकेले करना पड़ता है। अब चाची जी से तो कुछ होगा नहीं, पूरे लड्डू भी मुझे अकेले ही बनाने पड़ेंगे। रश्मि कह तो देती है, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहां आप चाहकर भी किसी बात के लिए मना नहीं कर पाते। ऐसे ही एक दिन रश्मि की बड़ी ननद मीना का फोन आता है और वो चहक कर कहती है, भाभी, मेरे जेठ जेठानी और जेठानी के भाई का परिवार किसी काम से इंदौर आ रहे हैं। उन्हें तो अभी आपके हाथ की बनी दाल बाटी और गट्टे की सब्जी याद है। कह रहे थे कि खाना तो हम तुम्हारे मायके में ही खाएंगे, आप प्लीज मैनेज कर लेना। हाँ ठीक है। कितने लोग हैं टोटल? वो कुल मिलाकर 15 लोग हैं। ऐसा करना कि आप आपके स्पेशल मेथी के ठेपले भी बना देना सफर के लिए। पिछली बार आपने दिए थे ना, उन्हें वो भी याद है। आज भी हमारे यहाँ जब जब खाने की बात निकलती है, आपके खाने का जिक्र सबसे पहले होता है भाभी, दिल खुश हो जाता है। खाने और मेथी के ठेपलों की तैयारी करने के लिए रश्मि सुबह 5 बजे उठकर तैयारी करती है। दोपहर को सबका खाना होता है और हमेशा की तरह रश्मि की खूब तारीफ होती है। रश्मि ठेपले पैक कर देती है। सभी मेहमानों के जाने के बाद रश्मि थक कर चूर हो जाती है। कुछ दिन बाद, बेटा, मीना का फोन आया था, तुम्हें थैंक यू कह रही थी। उसके जेठ जेठानी ने खूब बड़ाई की है तुम्हारी। अच्छा, वो तुम्हारी चाची का फोन आया था, तुम बात कर लेना उनसे। रश्मि चाची को फोन करती है। हाँ चाची जी, कैसी हैं आप? आपने फोन किया था, कोई खास बात? हाँ हाँ, खास बात ही है। तेरी बहन की शादी तय हो गई है। बड़ा अच्छा परिवार है, लड़का भी बहुत अच्छा है। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है चाची जी, बहुत बहुत बधाई आपको। सिर्फ बधाई से काम नहीं चलेगा। अब तू इसी शहर में है तो छोटी बहन की शादी के काम भी संभालने पड़ेंगे तुझे। अच्छा, मैं कह रही थी कि तू परसों आ सकती है। हाँ चाची जी, आ जाऊंगी। कुछ खास काम है क्या? हाँ, खास ही है बेटा। परसों रुचि के ससुराल वाले शगुन लेकर आ रहे हैं। उनका खाना रखा है मैंने। वो लोग खाने के बड़े शौकीन हैं। तेरे चाचा जी ने तो उनके आने का पता चलते ही सबसे पहले तेरा ही नाम लिया। खाना तो रश्मि के हाथ का ही होना चाहिए। हाँ चाची जी, मैं आ जाऊंगी, आप फिक्र मत कीजिए। ठीक है बेटा, वैसे मैं और मालती रहेंगे तेरी मदद के लिए। रश्मि समय पर चाची के घर पहुंच जाती है और खाना बनाने के लिए किचन में आती है। उसे खाने की लिस्ट देखकर चाची कहती है,
बेटा, वैसे तो तुझे कुछ भी बताने और समझाने की जरूरत नहीं है, तू तो खुद ही इतनी बड़ी मास्टर शेफ है। ये लिस्ट है, फिर भी तुझे तेरे हिसाब से जो उलटफेर करने होंगे कर लेना। ठीक है चाची जी, आप मालती को बुला दीजिए, मैं उसे भी कुछ काम दे देती हूँ। उसे रहने दे, उसे मैं बाकी काम बता देती हूँ। तेरे बीच बीच में काम करेगी और तेरा काम बिगाड़ देगी। हमें तो बस तेरे हाथ का खाना चाहिए, बस। यहाँ भी रश्मि को अकेले ही किचन में लगकर पूरा खाना बनाना पड़ता है। मेहमान खूब खुशी से खाना खाकर जाते हैं और चाचा चाची और रुचि रश्मि से खूब खुश होते हैं। सच में रश्मि, क्या बात है तुम्हारे खाने की, सबने उंगलियां चाट चाट कर खाना खाया है। अक्षय की मम्मी तो तारीफ करते नहीं थक रही थी, सबने दिल खोल कर खाना खाया है। रश्मि घर आती है, घर पर भी फरमाइशें उसका इंतजार कर रही होती है। सबकी पसंद का खाना बनाकर देने के बाद ही वो आराम कर पाती है। इसी तरह आए दिन उसके हाथ के बने खाने को खाने के लिए उसे कभी किसी के बर्थडे पर तो कभी एनिवर्सरी पर बुला लिया जाता था। एक दिन उसकी खास सहेली उसे अपनी एनिवर्सरी पर इन्वाइट करती है। रश्मि, कल हमारी शादी की 5वीं एनिवर्सरी है, तुम प्लीज अपने स्पेशल खाने का तड़का लगाओ ना, मेरे लिए ही एनिवर्सरी गिफ्ट होगी। मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगी, प्लीज ना मत कहना। हाँ, आ जाऊंगी। अगले दिन रश्मि मधु के यहाँ आती है। किचन में उसे अकेला छोड़कर मधु मेहमानों के साथ बैठकर गपशप करने में मशगूल हो जाती है और रश्मि अकेले खाना बनाती है। उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो मधु को कुछ कहती नहीं है। खाना बनाते हुए वो सोचती है, अच्छा खाना बनाना तो मेरे लिए सच में मुसीबत बनता जा रहा है। मैं किसी को मना भी तो नहीं कर पाती हूँ, इससे तो रिश्ते ही खराब होंगे। लेकिन ये लोग भी तो मुझ पर ही सारा बोझ डालकर चले जाते हैं, अब कुछ तो करना ही पड़ेगा। रश्मि का मूड काफी खराब हो जाता है और वो मधु के यहाँ खाना खाए बिना ही निकलकर घर आ जाती है। घर पर आकर भी रश्मि इस बारे में खूब सोचती है। तभी मधु का फोन आ जाता है और वो कहती है, रश्मि, आज तूने क्या कर दिया? कोफ्तों में नमक ही नमक था और पनीर में डबल मिर्च, दाल का गैस भी तू बंद करना भूल गई थी, पूरी दाल जल गई, कस्टर्ड में तो शक्कर डालना ही भूल गई थी तू, पुलाव में चावल भी कच्चे थे। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं चला कि ये कैसे हो गया। लगता है तूने बिल्कुल भी दिल से खाना नहीं बनाया था आज। खाना इतना बेकार था कि किसी ने भी दिल से नहीं खाया। अब मैं तुझे कभी नहीं कहूंगी खाना बनाने के लिए। फोन रखते ही रश्मि के दिमाग की घंटी बज उठती है। अब तो जो भी मुझे खाना बनाने के लिए बुलाएगा उसे ऐसा ही बेकार खाना मिलेगा ताकि मुझे दोबारा कोई बुलाए ही नहीं। और अगले दिन पड़ोस की कविता उनके यहाँ आती है। रश्मि, कल मेरी ननद आ रही है, मेरे हाथ के खाने में तो उन्हें कोई स्वाद ही नहीं आता, प्लीज तू बना देगी आकर? हाँ हाँ, क्यों नहीं कविता, मैं जरूर बना दूंगी। ऐसा बेकार खाना बनाऊंगी बच्चों कि फिर तो कभी मुझे खाना बनाने के लिए नहीं कहेगी। अगले दिन रश्मि बड़ी खुशी से कविता के यहाँ खाना बनाने जाती है और उससे भी बेकार खाना बनाती है जैसा मधु के यहाँ बनाया था। खाना बनाकर वो घर आती है और रिजल्ट का इंतजार करती है। अगले दिन कविता घर आती है। रश्मि, कल तो मजा ही आ गया। मेरी ननद जो बढ़ चढ़कर मेरे खाने की बुराई करती थी ना, कल तो तेरे हाथ का खाना खाकर जो गालियां निकली है ना उसके मुंह से कि मुझे तो मजा ही आ गया। अब तो जब जब वो आएगी मैं तुझे खाना बनाने के लिए बुलाऊंगी। रश्मि हैरान रह जाती है। कुछ दिन बाद वो यही तरीका अपनी बुआ सास के यहाँ आजमाती है। अगले दिन बुआ सास की बहू रजनी का चहकते हुए फोन आता है। कल तो क्या कमाल कर दिया तुमने रश्मि, हमारी सासू जी हमारे खाने में मीन मेक निकाल निकाल कर सबके सामने हमें नीचा दिखाती रहती थी ना, कल उनका ही पचका हो गया। ऐसा भी क्या हुआ? कल तो तूने जो खाना बनाया था ना, इतना बेकार था कि पूछ ही मत। अच्छा हाँ, उसमें मिर्च मसाले और नमक इतने ज्यादा थे कि उनके मायके वाले एक निवाला भी नहीं खा पाए। पानी पी पी कर उनकी हालत खराब हो गई। इतना सुना कर गए हैं ना वो मम्मी जी को कि मुझे तो मजा ही आ गया। अब तो जब भी मम्मी जी ज्यादा ताने मारेंगी मैं तुझे ही बुलाऊंगी। रश्मि का ये दाव उल्टा पड़ जाता है। पहले जहाँ उसे अच्छे खाने की वजह से बुलाया जाता था, अब बेकार खाना बनाने के कारण बुलाया जाने लगता है। ये तो सिर मुंडवाते ही ओले पड़ने वाली बात हो गई। बेकार खाना बनाने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। सुशीला की अपनी बहू से बिल्कुल नहीं बनती थी। कितना मना किया था लव मैरिज मत कर, पर माना नहीं। अब भुगतना तो मुझे पड़ रहा है ना। ये मैडम तो खाली हाथ चली आई और काम करने के नाम पर मिल बट्टे सन्नाटा। माँ जी, जो दूध फट गया था ना, उसका पनीर बनाकर सब्जी बना ली है। पर दूध फटा कैसे तुमसे, ये बताओ तो तुम ठीक से गर्म नहीं किया था क्या? दूध तो अपने आप फट गया, गर्मी ही इतनी है, इसमें मेरी क्या गलती है? बस बहस करवा लो, तुमसे तो कुछ बोल ही नहीं सकते। अलका चुपचाप वहां से चली जाती है और पौधों में पानी डालने लगती है। अरे क्या हुआ अलका? सुशीला के चिल्लाने की आवाजें बाहर तक आ रही है। कुछ नहीं आंटी, कोई बात नहीं, होता रहता है सास बहू में तो। इतनी अच्छी बहू मिली है सुशीला को, एक शब्द भी कभी उसके लिए बोलती नहीं है। मेरी बहू को देखो,
25 घंटे में से 24 घंटे मेरी बुराई करती रहती है। अच्छा आंटी मैं चलती हूँ, उनकी चाय का टाइम हो रहा है। वो चाय बना रही होती है तभी वो अपने देवर संजय की बातें सुनती है। अरे जब मैंने कह दिया है कि पूरी कोशिश करूंगा ना कि मम्मी पापा को मना लूं शादी के लिए, और नहीं माने तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा प्रिया। मैं उनकी पसंद की लड़की से शादी कर लूंगा। तो फिर इसे यही खत्म करते हैं, आगे बात करने का कोई फायदा नहीं है। संजय फोन रख देता है और थोड़ा उदास होता है। मैं बात करूं भैया मम्मी जी से? नहीं भाभी कोई फायदा नहीं है, शादी के इतने साल बाद भी मम्मी ने आपको अपनाया नहीं है, कोई फायदा नहीं है। भैया में थी इतनी हिम्मत की कर ली लव मैरिज, मुझ में मम्मी से लड़ने की हिम्मत नहीं है। एक लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, हमने इसलिए इसे यहीं खत्म कर दिया है, कुछ दिनों बाद सब सही हो जाएगा। उसी शाम सुशीला संजय को बोलती है, संजय कोई लड़की देख रखी है तो भूल जाना, मैं तेरी शादी अपनी पसंद से करूंगी। नहीं माँ कोई नहीं है। हाँ होनी भी नहीं चाहिए, ये जो मैं लाई हूँ रिश्ते इनमें से ही देख ले। हाँ माँ जैसा बोलो। इस बार अपनी पसंद की लड़की लाऊंगी जो घर को संभाल के रखेगी, इसकी तरह थोड़ी ना कि कोई काम ही नहीं आता और गज भर की जुबान है। ओहो माँ अब बस भी करो। भाभी आपने दही बड़े बना भी दिए, कल कहा था मैंने आपसे बनाने के लिए। हाँ बना दिए कब के, बस ला रही हूँ सबके लिए। मुझे भी चखा दे। आय हाय बड़ा ही गंदा है, मेरी बेटी कीर्ति बनाती है ना तो मुंह में रखते ही घुल जाते हैं, ले जा इसे। भाभी मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगे, मजा आ गया। इतने में ही अलका की ताई सास आ जाती है। अरे भाई किसको क्या अच्छा लगा जरा हमें भी बताओ। ताई जी अरे आइए ना बैठिए, मैं आपके लिए दही बड़े लाती हूँ। भाई मजा आ गया खाकर, इतने स्वादिष्ट बने हैं कि बस जब जाऊंगी तब थोड़े रख देना, अपनी बहू को भी खिलाऊंगी, उसके हाथ में अभी तक ये स्वाद नहीं आया। और ताई जी ये देखिए आपने जो चादर बताई थी पिछली बार मैंने बना ली, रोज दोपहर में अपने कमरे में मैं यही करती हूँ, ये हो जाएगी फिर किरोशिया चालू कर दूंगी। तुझे किरोशिया भी आता है? कमाल हो गया, आजकल बहू को कपड़े तक नहीं धोने आते, तुझे तो ये सब आता है। अरे सुशीला इतनी बढ़िया बहू मिली है, थोड़ी कद्र कर लिया कर। बहू तो अब आएगी जिज्जी, मैं लाऊंगी अपनी पसंद की। बड़े ने तो सुनी नहीं, छोटे की तो मैं बिल्कुल चलने नहीं दूंगी। तू कौन सी कम है, क्या तुझे जानती नहीं मैं अपने समय में क्या क्या किया है तूने। एक बच्चों के सामने मेरा मुंह मत खुलवा। हाँ भर दो कान इसके, पहले ये सुनती नहीं है मेरी। मैं तो जा रही हूँ अपने ठाकुर जी के पास अपने मन की कहने, मुझे क्या लेना देना है बुराई भले से। हाँ 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। अब बहू तू से छोड़ इसकी बातें, तू बता और क्या क्या बना है। रमा बहू के साथ खूब बातें करती है, उसकी खूब तारीफें करती है और थोड़ी ही देर में उसका बेटा उसे लेने आ जाता है। अरे भाभी आज तो इतना कुछ बना रखा है आपने, आज तो मैं खा पी कर ही जाऊंगा। भैया आप आ गए हैं तो संजय भैया से भी बातें कीजिए, इनसे बोलिए कोई अच्छी सी लड़की देख ले और शादी करे। माँ जी बहुत इंतजार कर रही है अपनी पसंद की बहू लाने के लिए। कैसे भी आए मेरी नेक्स्ट भाभी आपसे अच्छी तो नहीं होगी, और आप इसकी शादी से फ्री होकर मेरे लिए लड़की देखना चालू करो, आपके जैसी लाना। बस बस बिटरिंग मत करिए, खाना खाइए। अरे इसके जैसे तो मैं दूर दूर तक बहू न लाऊं, तू तो घर का बच्चा है। चाची आप मेरे और भाभी के बीच में मत बोलिए, मैं तो इनके जैसी ही पत्नी लाऊंगा। जल्द ही संजय की शादी के लिए भी लड़की पसंद की जाती है। भाभी जी अब देखिए ये बैठी मेरी बड़ी बहू, इससे पूछ लीजिए कभी ऊंची आवाज में बात भी की हो तो मैंने इससे ना कभी इससे कुछ मांगा ना बोला, जो गया ठीक, नहीं आया तो भी ठीक, अब बहू भी बेटी बराबर होती है। नहीं माँ जी आप तो मुझे अपनी बेटी की तरह रखती हैं, मुझे तो लग ही नहीं रहा कि मैं इस घर की बहू हूँ। बस बस हो गई तसल्ली हमें, लड़का तो हमें अच्छा लग ही गया है, बच्चों ने बात कर ली है बस, और हमें क्या चाहिए। चलिए तो फिर अब रोका कर देते हैं, दोनों बच्चों को अंगूठी पहना दे, बस दोनों बच्चे एक दूसरे को अंगूठी पहना दे, बस खुश रहे दोनों, हमारा आशीर्वाद बना रहे। दोनों का रोका हो जाता है, सब खुश होते हैं। अब सुशीला के फोन में रोज संजय के ससुराल के फोन आने लगते हैं। हाँ वो मैं कह रही थी कि 4 किलो ड्राई फ्रूट की मिठाई लगेगी, वो मेरी बड़ी जीजी के यहाँ भेजना है और मेरी बेटी के भी यहाँ जाएगी।
अभी बस 2 घंटे में भिजवा देना, शाम तक आएगी बेटी तो ले जाएगी। ऐसा करना 20 किलो ही कर देना, आस पड़ोस में भी तो जाएगी। ऊषा हाँ हाँ करती रहती है पर मन में सोच रही होती है कि तब कहा था बिल्कुल नहीं चाहिए, अब मांगना चालू कर दिया। पर बेटी के लिए सब लेना देना चालू रखते हैं। जल्दी संजय की शादी सौम्य से हो जाती है और वो अपने ससुराल आ जाती है। आज पहला दिन है, सबके लिए हलवा बना लो। मुझे तो नहीं आता बनाना, मुझे तो रसोई का कोई काम नहीं आता। क्या कुछ नहीं आता? अरे इतना तो लड़कियों को आना चाहिए। आपने तो मम्मी से कहा था कि आप सिखा दोगी। अरे वो तो बोला ही जाता है पर लड़कियों को थोड़ा बहुत तो आता ही है। किस्मत ही खराब है मेरी, तो एक भी अच्छी बहू नहीं है मेरे नसीब में, ना तो उसे कुछ आता है ना इसे। इससे अच्छी तो मेरी ही बेटियां हैं। इतने में अलका आती है। सौम्य परेशान मत हो, लाओ मैं बताती हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं सिखा दूंगी। हाँ आते ही कान भर दे इसके, मेरे बेटे को तो अलग कर दिया तूने मुझसे, इसको भी भड़का दे, फिर वो भी मेरे खिलाफ हो जाएगा। पता नहीं क्या टोटका कर दिया है। सुशीला बड़बड़ करती रहती है और अलका सौम्या को हलवा बनाना सिखा देती है। बड़ा ही अच्छा बना है। हाँ सौम्या ने ही बनाया है। पर दीदी, अरे हलवा हलवा करते रहोगे सब या मुझे शॉपिंग पर भी ले चलोगे? त्योहार आ रहे हैं, सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा क्या? और हाँ सौम्या, अपनी मम्मी से बोल देना हम सबके लिए कैसे और मिठाई भेज सकते हैं। अलका तुम्हारे यहाँ तो जाएगा ही नहीं कुछ, जब अब इतने सालों में कुछ गया ही नहीं है। आता तो था, आप रेतरन। चल संजय तू ही चल ले। मैंने सब कर लिया है और सौम्य को भी साथ ले लिया था तो काम हो गया। सबके कपड़े भी आ गए हैं और मिठाइयां भी। ला दिखा क्या लेकर आई है। वो सब सामान दिखाती है। इतने हल्के कौन पहनता है अपने यहाँ? तुम्हारे यहाँ होता होगा ये सब। इतनी गंदी मिठाई कौन खाएगा? अरे आपने पूरा सामान तो देखने ही नहीं दिया। वो सब तो बाजी देख कर ही आए हैं, मेरा तो अब दिखाती हूँ आपको। सुशीला बगले झांकती है। और कार्तिक भैया आए थे, उनके हाथ ताई जी के लिए भी भिजवा दिया है। मुझसे पूछा भी नहीं, अपनी मर्जी से ही चलाते हैं। और शाम को बुआ जी भी आ रही है खाने पर, घर की बेटी है तो मेरी बेटी को भी बुला लेती, अपनी ननद का भी ख्याल नहीं आता है तुझे? वो तो पहुंचने वाली है, उनको कल ही कह दिया था ना फोन पर। दोनों बहुएं कमरे में चली जाती है। दीदी आप सबके लिए इतना करती हो फिर भी मम्मी जी आपको उल्टा सीधा बोलती है, आपको बुरा नहीं लगता? लगता तो है पर कुछ नहीं कर सकती। वो हमने लव मैरिज की थी ना, तो अभी तक उसी का गुस्सा है। पर वो मेरे साथ भी तो ऐसे ही है। अरे छोड़ो तुम, ये बताओ कौन सा सूट लेना है? तुम पहले ये ले लो, मैं बाद में ले लूंगी। तभी रमा आ जाती है। अरे सुशीला कितना बढ़िया सूट भी जाए तूने मेरे लिए, कमाल ही हो गया। ये पसंद तो तेरी है। नहीं मुझे मालूम है, ये अलका ही लाई होगी। तेरी बहू मेरा दिल जीत लेती है हर बार। अब तो तेरी एक और बहू आ गई है, उसके हाथ का भी खिलवा दे कभी। अरे जीजी कहे कि बहू, मेरा मतलब है बहू का सुख है, कहाँ मेरे नसीब में। उसे कुछ नहीं आता, सोचा था अपनी पसंद की लड़की लाऊंगी तो आराम से रहूंगी, पर ये तो उससे गई गई बीती है। अरे सुशीला हद करती है तो भी, उसको आए दिन एक दिन भी नहीं हुआ तूने बुराइयां भी चालू कर दी। थोड़ा समय तो दे उसे, सब सीख जाएगी। सौम्य बड़ा टाइम लगा कर और मेहनत करके सबके लिए अच्छा सा खाना बनाती है। ओहो ये क्या बना दिया आज, ये तो रोज खाने से भी ज्यादा गंदा लग रहा है। माँ जी आपके लिए तो कुछ भी कर दो, आपको तसल्ली ही नहीं मिलती है, आपका मुंह ही बना रहता है। हैं? ये किस तरीके से बात कर रही हो मुझसे? ये क्या बात हुई? आपने अपने आप को देखा है किस तरह सारा दिन आप दीदी के पीछे पड़ी रहती हो? वो चुपचाप सुन लेती होगी, मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगी। देख संजय कैसी बोल रही है ये, तू कुछ बोलेगा नहीं? आपकी पसंद थी, अब आप ही देख लो। ये अच्छा है, दोनों में से कोई कुछ भी बोलता नहीं अपनी बीवी को। माँ आप अपने आप को भी तो देखो ना आपको अलका अच्छी लगती है और ना ही अब सौम्य भी बुरी लगने लगी है। माँ कभी तो कितना चुप रहती है, कभी कोई ज्यादा जवाब नहीं देती, फिर उन्होंने भी अपने आप को उल्टा सीधा बोलते रहना है। वाह ये दिन आना ही था एक दिन, दोनों बेटे मेरे खिलाफ हो गए, ये कहकर वो जोर जोर से रोने लगती है।
अरे ओ क्यों री, देख वैसा देखा जाए तो बच्चे सही बोल रहे हैं, इतनी बढ़िया बहू है। मेरे साथ तो कभी कोई चिक चिक नहीं हुई दोनों की। तेरी जुबान भी तो देख। जी आप भी। अरे तो छोड़ ये सब, अपने दिल की भी बात कर ले। ये सुनकर सुशीला थोड़ी चुप हो जाती है। इतने में पड़ोसन आती है। अरे सुशीला, अपने दोनों बहू को भेज देना मेरे यहाँ। अलका को भजन बहुत अच्छे आते हैं और ये सौम्या है ना, ये डांस अच्छा करती है भजनों पर। अच्छा, मैंने तो कभी नहीं देखा। चलो मैं आज देख लूंगी, मैं भी आ जाऊं। हाँ आ जाना, पर तुम गाना मत गाना, न डांस करना। तुम्हें कुछ नहीं आता, फिर सब हंसेंगे। मेरे यहाँ तो इन दोनों का इंतजार रहता है। अलका अच्छी सी साड़ी पहन लेते हैं, पर सौम्या तो सूट पहन कर जाएगी। सौम्या भी महीना भर हुआ है शादी को, तुमने मुझसे बिना पूछे सूट पहन भी लिया। मैंने संजय से पूछ लिया है, उन्होंने कुछ नहीं कहा। उसे क्या पता घर के तौर तरीकों के बारे में, तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था। मैंने शादी संजय से की है, आपसे नहीं। तो जो वो बोलेगा हम कर देंगे, मैं तो कर दूंगी। अरे सुशीला, क्यों बहुओं का मन खराब कर रही है? कितनी सुंदर तो लग रही है दोनों। जाने देना, वहां सब इंतजार कर रहे होंगे। पड़ोसन के यहाँ सब लोग सौम्या और अलका की बहुत ही तारीफ करते हैं। भजन के बाद दोनों रसोई में चली जाती है। अरे अलका, सब्जी तो तुमने बहुत ही स्वादिष्ट बनाई है। सब बहुत तारीफ कर रहे हैं, हमें खाने पर बुलाओ कभी। दोनों ने मिलकर पूरा खाना जल्दी जल्दी निपटा दिया। पड़ोसन ने उनके सबके लिए खाना रख दिया था। अरे सुशीला, बड़ी भाग्यशाली हो। एक तो इतनी सुंदर बहू है और काम काज में इतनी माहिर। पूरा काम निपटवा दिया, मुझे तो उठने ही नहीं दिया। और भजन कितना बढ़िया आता है कि मुझे भी फेल कर दिया। अच्छा ही हुआ तुम नहीं आई, तुम्हें मैं वीडियो भेज दूंगी। खाना खाकर देखना, पानी बहू के हाथ का उंगलियां चाटती न रह जाए। हाँ, झूठी तारीफ मत करो इन दोनों की। मुझे पता है ये कैसे खाना बनाती है। एक को थोड़ा बहुत आता होगा, दूसरी को तो बिल्कुल भी नहीं आता। अरे सुशीला, तू भेड़ चालू हो गई? क्या इस बात का गुस्सा है तेरे अंदर? खाना खाकर तो देख कितना बढ़िया बना है। मैंने तो सब खा लिया है, और अगर कार्तिक के लिए सब रख दूं? तुम सारा ही ले जाओ। मैं तो नहीं खाऊंगी, मैं तो अपना बना लूंगी। और रमन के लिए चौन दे जा रही हूं। तू अपना ध्यान रखना, जो समझ आए कर लेना। ताई जी चली जाती है। अब सुशीला का मन बहुत करता है कि खाना चख तो ले। सबके सामने जाने के बाद बचा हुआ खाना खाने लगती है। ओहो, ये तो बहुत ही स्वाद है। मन मान ही नहीं रहा, इन दोनों ने बनाया है। काश थोड़ा ज्यादा ले आई होती जीजी। चलो कोई बात नहीं, इतना भी बढ़िया ही था। अगले दिन माजी वो फ्रिज में कल की बची हुई सब्जी रखी थी जो प्रसाद की थी, मिल नहीं रही। थोड़ा हलवा भी भिजवाया था ना, मैंने सोचा था थोड़ा सा काम वाली को दे दूंगी। अरे वो तो जीजी ले गई है ना सारा। नहीं, तेजी से तो सारा नहीं लेकर गई थी, छोड़कर तो गई थी। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूं? बस अब यही रह गया है, झूठा भी बना दो मुझे। माँ जी, आप बात को कहां से कहां ले जाती है? हम बस पूछ रहे हैं कि खाना कहाँ गया। भाई मुझे नहीं पता, मैंने अपना खाना बनाया था और वो वहीं खाया है। अलका, ठीक है माँ जी, कोई बात नहीं। अगली सुबह बहू के उठने से पहले सुशीला उठकर रसोई में काम करने लगती है। माँ, आप क्यों काम कर रही हो? अभी सौम्या उठ जाएगी ना। हाँ माँ, आप क्यों कर रही हो? हाँ माँ, आप क्यों कर रही हो? अरे आज मुझे डॉक्टर के यहाँ जाना है, तो सोचा काम खत्म करके चली जाऊं। क्या हुआ माँ, आपने बताया नहीं? डॉक्टर के यहाँ क्यों जाना है? हमें क्यों नहीं बताया? इन दोनों को पता है कि आपकी तबीयत खराब नहीं है। मैंने बोल दिया तो था, चला फिरा नहीं जा रहा, पैरों में दर्द, पर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, तो मैंने सोचा खुद ही चली जाऊं। दोनों गुस्से में तमतमा जाते हैं और अलका और सौम्य को उठाते हैं। क्या बात है, तमीज नहीं है? माँ की तबीयत ठीक नहीं है और तुम्हें सोने से फुर्सत नहीं है। तुम उनके पैरों में तेल नहीं लगा सकती थी क्या? माँ जी, आप कितना झूठ बोलती है। कल पहले दीदी ने तेल गरम किया और आपके, फिर रात को वापस में पूछने आई आपसे, आपने साफ मना कर दिया। अब हमें क्यों सुना रहे हैं? सुशीला फिर जोर जोर से रोने लगती है। माँ जी, आपके तो नाटक ही नहीं समझ आते। सामने कुछ और, पीठ पीछे कुछ और। हद होती है हर बात की।
हम लोग आपको कुछ कहते नहीं है, सब जानते हुए भी, फिर भी आप ऐसा करती हैं। क्या हमें पता नहीं कि पड़ोस वाली आंटी के यहाँ से आया हुआ खाना आपने ही खाया है? हम सबको पता है, हम लिहाज कर लेते हैं आपका। बस अब मुझे चोर भी बना दो तुम लोग। माँ कोई चोर नहीं बोल रहा आपको, पर हमने देखा था आप कहाँ जा रहे थे, बस वही बोल रहे हैं। हाँ बस इनकी बीवियों को कुछ मत बोलो। जाते हैं ना दोनों। माँ जी बस करिए, आपसे कोई कुछ नहीं कह रहा। आपका घर है, अच्छे से रहिए, आराम से रहिए, ये लोग बुराई मत करिए। वाह, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदल रहा है। आज तेरी भी जुबान खुल गई है। अरे क्या हुआ, मैं कल अपनी साड़ी भूल गई थी, वो लेने गई थी। सुशीला तेरी आवाजें बाहर तक आ रही हैं, क्या हो गया? कुछ नहीं ताई जी, ये तो बस सास बहू में चलता रहता है। मुझे तो बुरा नहीं लगता कि वो बड़ी हैं, कि मैं कुछ नहीं कर सकती। हाँ ताई जी, कुछ नहीं हुआ, हम दोनों में कोई कमी है, शायद हम मम्मी जी को खुश नहीं रख पा रहे। देख सुशीला, मैंने सब सुना, ये जो तूने नाटक किया, पर तेरी बहुओं को देख, जो एक शब्द भी तेरे लिए बोल दे। कदर किया कर इन दोनों की, वक्त के साथ खुद को भी बदल। हाँ हाँ जी देखेंगे, अपनी बहू आएगी ना तब बात करना। मैं तो इनके जैसे ही सुशील बहू लाऊंगी। अलका और सौम्या चुप खड़ी हो जाती है। अंदर जाओ तुम दोनों, अपनी झूठी तारीफ सुनकर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। वो दोनों अंदर चली जाती है और सुशीला पटपट करती हुई अपने कमरे में मुंह ढककर सो जाती है।